जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी ओशियोनोग्राफी की आंसर राइटिंग लेक्चर है। इसमें हम लोग जो पिछले आपसे 10 ईयर्स में जो भी ओशियोनोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं GS 1 में, वो सारे को आज हम लोग अच्छे से डील करने वाले देखेंगे कि आंसर आपको लिखना कैसे है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं। अगर आपने मेरी ओशियोनोग्राफी की लेक्चर अभी तक नहीं देखी है, टोटल इसमें आपकी 3 लेक्चर्स कंप्लीट हुई हैं। अप्रॉक्स 4 आवर के अप्रॉक्स होगी, चार अगर 3 लेक्चर्स को इंक्लूड कर दें तो उसे एक बार आप जरूर देख लें, ताकि ये जो क्वेश्चंस अगर चलेंगे उसके बाद तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने 2014 से लेकर 2024 तक। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियन करेंट्स। आप अगर वो लेक्चर देखे होंगे आप ओशियन करंट वाली, तो ये आप आंसर लिख पाओगे। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। आप देखोगे, अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो। देखो, क्वेश्चन में पार्ट टोटल कितने, एक तो आपके ये पार्ट हो गए, एक आपके ये पार्ट हो गए। सपोज अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन दोनों जो पार्ट हैं आपके, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों का इक्वली ही वेटेज होगा। ये चीज़ को आप ध्यान रखना, 7.5 मार्क्स दोनों को मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पहले पॉइंट को, जो आपका पहला पार्ट है, उसे आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दें और दूसरे पार्ट को आप थोड़े से कम डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देख लो आप, अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन ओशियनिक सैलिनिटी एंड डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल अफेक्ट। देखो, वेरिएशन इन ओशियनिक सैलिनिटी ये भी हमारी लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी है, और ये पॉइंट भी, डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट, मतलब ओशियनिक जो सैलिनिटी होती है उसकी क्या क्या इफेक्ट होती है अगर उसको मल्टी डायमेंशनल वे में देखे तो ये हमारी हो गई। देखो, इसमें भी 2 पार्ट है आपका, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। थर्ड देख लो, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डेड जोन्स ऑन मरीन इकोसिस्टम। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये शायद आई थिंक 3rd लेक्चर में ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने उसमें बात की थी। ये भी आप उस लेक्चर में देख सकते हो। ये सारे जितने आप क्वेश्चन देखोगे, आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मेरे ओशियोनोग्राफी के लेक्चर से देखने को मिल जाएंगे। वो नोट्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सर ने खुद ही बनाया है। अगर आप वो नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप nilesh.air442.com पे जाके परचेस कर सकते हो, या उसकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में होगी, या आपने कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो। अब देखो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, हाउ डू ओशियन करंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट्स ऑन मरीन लाइफ एंड द कोस्टल इन्वायरमेंट, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये हो गई हमारी 4th नंबर क्वेश्चन की ओशियन करंट और वाटर मासेस में क्या डिफरेंस है, और ये कैसे आपके मरीन लाइफ को और कोस्टल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। ये हो गई 4th क्वेश्चन। 5th देख लो, व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट। ये भी हमारी लेक्चर में बात हो चुकी है। डिस्क्राइब द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो, इसका भी 2 पार्ट में आपका बन रहा है। 6th, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम विथ एग्जाम्पल। जो हमने कोरल रिफ वगैरह के बारे में पढ़ा था, बस वही इसको अच्छे से, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड वे में आपको ब्यूटीफाई करके चीज़ों को लिखना है। 7th क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशियन। ओशियन जो हमने रिसोर्सेज देखा था ना, उससे बारे में है, विच कैन बी हार्नेस्ड टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो, हमारी टोटल हम लोग आज 7 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जो आपके 2014 से लेकर 2024 तक पूछा हुआ है। चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। अब देखो, इसको डील कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप ओशियन करंट के बारे में 2 लाइन लिख दोगे कि ओशियन करंट्स होता क्या है। ये क्या हो गया, ये आपका एक तरह से इंट्रो हो गया। एंड देन आप कुछ ग्लोबली, जो कुछ आप ग्लोबली ओशियन करंट देखे हो उसका आप डायग्राम बना सकते हो किसी भी रीजन का, या तो आप पूरे वर्ल्ड का बना दो या किसी एक पर्टिकुलर रीजन का आप डायग्राम बना दो। एंड देन अब उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट। अब हम लोग आएंगे बॉडी में और इस चीज को पहले पार्ट में डील करेंगे, क्या क्या फैक्टर हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट से रिलेटेड। ये हम लोग सपोज आप 4 to 5 पॉइंट इससे डिस्कस कर लो।
एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन। तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये तीनों को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग रीजनल क्लाइमेट को देखेंगे, एंड देन उसके बाद फिशिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, एंड देन उसके बाद नेविगेशन से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों में आप बस 2-2 पॉइंट डाल देना, 2-2 एक पॉइंट डाल देना, ये आपका एक कंप्लीट बॉडी का पार्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप उसकी कंक्लूजन दिखा दो। इस तरह ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने तरीका सीख लिया होगा कि कैसे हम लोग को आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, डायग्राम मैंडेटरी है। मैंने ओशियोनोग्राफी में आपसे बहुत सारे डायग्राम डिस्कस भी किया, आप वो देख लेना, उसे रेफर कर लेना। आप उसकी यूज़ इस आंसर में कर सकते हो। सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, आप ओशियन करंट का एक डेफिनेशन दे दोगे, इंट्रो दे दोगे। आप उसमें क्या लिख सकते हो? देखो, अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे मैंने आपको, वैसे ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है, बट मैं एक आंसर आपको फ्रेम करके बता दे रहा हूं। जैसे ओशियन करंट, ओशियन करंट है क्या? ओशियन करंट आर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये मैंने आपको बताया था, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। इसे ही आप क्या कह रहे हो? ओशियन करंट कह रहे हो। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, इंट्रो का पॉइंट क्लियर होगा कि ओशियन करंट आर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। उसी के साथ साथ ये आपकी किसकी हो गई बातें? ये आपकी ओशियन करंट की बातें हो गई। उसी में 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो आप। जैसे ओशियन करंट आर रिस्पॉन्सिबल, इनकी रोल क्या है? ओशियन करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोल। ये हो गई आपकी एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या करो, आप ग्लोबली एक डायग्राम बना के दिखा दो ओशियन करंट से रिलेटेड, या कोई भी रीजन का एक डायग्राम बना के अच्छे से ब्यूटीफाई करके डायग्राम बना के दिखा दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर थर्ड पार्ट क्या देखने वाले हैं कि क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनोमिक्स के हेल्प से इसको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको सारे नहीं पढ़ने, उसमें ऑलमोस्ट 10+ होंगे, आपको बस 4 से 5 करने हैं। क्योंकि इसमें देखो आप 2-2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट एंड दूसरा आपका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को अभी हम लोग डील कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियन। देखो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट। इसको आप क्या करो, कुछ नहीं करो, इसको आप बस मिनोमिक्स के हेल्प से इसको आप याद कर लो। इसमें से बस आप कुछ नहीं करना है, 4 से 5 पॉइंट भी अगर याद कर लोगे आप, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। देखो सी से देख लो आप, सी से हमारा क्या है? देखो मिनोमिक्स है क्या वैसे, सबसे पहले वो देख लो, कोरियलिस आउटकम। C4, सी से आपका हो गया कोरियलिस इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लो आप, द कोरियलिस इफेक्ट कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट्स कॉजिंग देम टू डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सारी बातें आपसे हो चुकी है मेरी। सेकेंड देख लो आप, ओशियन बेसिन शेप। अब इसमें इसका रोल क्या होता है? द शेप एंड साइज ऑफ ओशियन बेसिन अफेक्ट द फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट। जैसी ओशियन बेसिन की शेप होगी, वैसे आपकी ओशियन करंट की डायरेक्शन एंड फ्लो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। नैरो और वाइड पैसेज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड अंडर वाटर रीजेस ऑल इन्फ्लुएंसेस करंट पैटर्न्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका सेकंड ध्यान रखना। थर्ड क्या हो गया फैक्टर, वो हो गई आपकी रोटेशन ऑफ अर्थ। द रोटेशन ऑफ अर्थ क्रिएट्स गाइरेज, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज सर्कुलर ओशियन करंट्स पैटर्न दैट डोमिनेट ओशियन बेसिन। तो ये हो गई आपकी थर्ड पॉइंट, रोटेशन ऑफ अर्थ। वैसे ही इंसोलेशन भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अनइवन सोलर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस causes temperature difference in ocean water leading to the formation of warm and cold current। तो ये 4 भी आप पॉइंट याद कर सकते हो। एक और आप 1-2 और देख सकते हो, जैसे ओशियन सैलिनिटी, ये भी आपका फैक्टर है। डिफरेंसेज इन ओशियन सैलिनिटी ऑफन कॉज्ड बाय इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन और फ्रेश वाटर इनफ्लो क्रिएट्स डेंसिटी ग्रेडियंट दैट ड्राइव करंट्स। ठीक है, तो ये भी आपका 5th पॉइंट ये हो गया। एक और आप लास्ट कोई भी देख सकते हो। सपोज आप देख लो लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस देख लो। देखो लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस भी होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है।
Ocean currents are also influenced by latitude, which affect the amount of solar energy received, water temperature and movement. आइस मेल्टिंग भी करती है, आइस मेल्टिंग एंड फॉर्मेशन ये भी हमने देखा था. The formation and melting of ice at the poles influence ocean current. As ice forms, it releases salt, increasing the water salinity and density, which drives deep ocean currents. तो इसी तरह आप और भी पॉइंट ये सब देख सकते हो, ये सब आप देख सकते हो. ज़्यादा नहीं देखना आप, एटलीस्ट कम से कम 5 बस आप देख लेना. ये आपके लिए बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन आप इतना नहीं देखो. आप अगर आप 5 भी देख लोगे तो आप फैक्टर समझ जाओगे कि क्या क्या फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट. ये मिनोमिक्स के हेल्प से आप समझ सकते हो. मिनोमिक्स क्या था हमारा? कोरियलिस आउटकम. ये तो हो गई हमारी अब एक और पार्ट, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या देख लिया? फैक्टर देख लिया. अब हम लोग क्या देखना है? अब हम लोग को देखना है कि इनका जो इम्पैक्ट है. सेकेंड इसमें हमारा क्या था? हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन. इसको अब हम लोग एक पेज ऐड करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें इनकी रोल क्या क्या है. ठीक है, अभी तक हमने अपना पहला पार्ट एक तरह से कंप्लीट कर लिया. दूसरा क्या था कि हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट, फिशिंग एंड नेविगेशन. ये हो गई हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की ही आपकी सेकेंड पार्ट. दोनों जो आपका पार्ट है, दोनों का वेटेज हमेशा इक्वल रहेगा, तो दोनों को इक्वल ही इंपॉर्टेंस आप एग्जाम में दोगे. तो चलिए इसको एक एक करके अब हम लोग देखते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं इसको. सबसे पहले अगर देखोगे आप फर्स्ट पॉइंट इसमें कि ये आपका ओशियन करंट, सॉरी ये आपका रीजनल करंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. इन्फ्लुएंस ऑन, इस ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज भी लिखना है. ठीक है, ऐसे ही आपको ये पॉइंट वाइज लिखते चलना है. इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल करंट. ठीक है, अब इसको समझते हैं. अगर आप रीजनल क्लाइमेट पे ओशियन जो करंट है उसके अगर इन्फ्लुएंस की बात करोगे तो इन्फ्लुएंस देखो, 2 करंट होती है आपकी. पहली तो हो गई आपकी वार्म करंट. इनकी क्या इन्फ्लुएंस होती है वो देख लेते हैं रीजनल क्लाइमेट पे. तो जो आपकी वार्म करंट होती है, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल भी साथ साथ कंसीडर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपकी गल्फ स्ट्रीम हो गई. ये देखना आप, गल्फ स्ट्रीम ये आपकी वार्म करंट होती है. मैंने डायग्राम में भी दिखाया था. ये करती क्या है? ये आपकी ट्रांसफ़र करती है, हीट को ट्रांसफ़र करती है. ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन. साथ ही साथ ये क्या फैसिलिटेट करती है? ये आपकी जो कोस्टल एरियाज होती है वहाँ पे वार्मिंग फैसिलिटेट करती है. वार्मिंग कोस्टल एरियाज. ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो. एग्जाम्पल क्या यूज़ कर सकते हो आप? एग्जाम्पल भी देख लो आप. एग्जाम्पल क्या हो सकती है? वेस्टर्न यूरोप हैज़ अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू गल्फ स्ट्रीम. जो आपकी वेस्टर्न यूरोप होती है वहाँ पे आप देखोगे जो आपकी वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो काफ़ी माइल्ड होती है. माइल्ड क्लाइमेट होती है बिकॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम. आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा. अब अगर इसी में हम लोग सेकेंड बात करेंगे, सेकेंड वो आपकी क्या हो जाएगी? कोल्ड करंट. अब अगर हम लोग कोल्ड करंट को देखें, इसमें देखोगे आप फॉर एक सबसे पहले क्या करो, आप एक एग्जांपल लिख लो. कोल्ड करंट का एग्जांपल हो गया आपका कैलिफोर्निया करंट. ठीक है, अगर देखोगे आप कोल्ड करंट का तो इनका रीजनल क्लाइमेट पे क्या इन्फ्लुएंस होता है? तो ये क्या करती हैं आपकी? कूल करती हैं कोस्टल एरियाज को ये कूल करती हैं एंड रिड्यूस प्रेसिपिटेशन को भी ये रिड्यूस करती हैं. ये हो गई इनकी इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट पे. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है आपका जो आपका अटाकामा डेजर्ट है वहाँ पे देखोगे आप पेरू करंट, जिसको आप हम्बोल्ट करंट भी कहते हो, उसके वजह से वहाँ पे एरिड रीजन होता है. अटाकामा डेजर्ट रिमेन्स एरिड ड्यू टू पेरू और हम्बोल्ट करंट. आई होप ये रीजनल क्लाइमेट वाला पॉइंट आपका क्लियर होगा. पहला इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल क्लाइमेट. अब सेकेंड देखोगे आप, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में.
सेकंड देखोगे आप, ये क्या सेकंड पॉइंट हो गई हमारा, इन्फ्लुएंस ऑन फिशिंग। फिशिंग पे इसकी क्या इन्फ्लुएंस होती है, ओशियन करंट की। तो अगर फिशिंग पे इन्फ्लुएंस देखोगे तो सेम इसमें भी देखोगे आप, जो आपकी कोल्ड करंट होती है, कोल्ड करंट वो क्या करती है, आपकी जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होती है, कोल्ड करंट बेसिकली ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच वाटर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर कहाँ से, न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू दी सरफेस, टू दी सरफेस। मतलब इसका क्या मतलब है, ये एक तरह से आप देख लोगे, ये अपवेलिंग कर रही है, जो ओशियन वाटर है उसकी अपवेलिंग कर रही है, ऊपर की ओर ला रही है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर को ये ऊपर की ओर ला रही है। साथ ही साथ ये, तो इसका हेल्प क्या होगा, ये आपकी जो फिश पॉपुलेशन है उसको ये सपोर्ट कर रही है, फिश पॉपुलेशन को ये सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो कोल्ड करंट से आप ये चीज़ समझ सकते हो। इसमें भी आप कुछ एग्जांपल यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी वेनेजुएला करंट हो गई, वेनेजुएला करंट हो गई, ये किधर आपकी फ्लो होती है, ये आपकी साउथ वेस्ट अफ्रीका साइड, ये देखना ये चलती है। वहीं दूसरा आप देखोगे तो आप दूसरा सेकंड ले सकते हो, हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट, ये किधर देखोगे आप, ये आप देखोगे ऑफ साउथ अमेरिका, अमेरिका के ऑफ साइड में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, दो देख लिया हमने, एक तो देख लिया इन्फ्लुएंस ऑन फिशिंग, दूसरा देख लिया इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल क्लाइमेट। ऐसे ही आपको पॉइंट फॉर्म में लिख लेना है। अब अगर थर्ड हम लोग देखें, थर्ड, तो थर्ड देखोगे, थर्ड किस पे इन्फ्लुएंस है, नेविगेशन पे, इन्फ्लुएंस ऑन नेविगेशन, इन्फ्लुएंस ऑन नेविगेशन। अगर इसकी इन्फ्लुएंस के बारे में बात करोगे, आप देखोगे जो ये ओशियन करंट वगैरह होती है, ये आपकी नेविगेशन को भी फैसिलिटेट करती है। ठीक है, जो आपकी ओशियन करंट हो गई, ओशियन करंट्स होती है, ये हेल्प करती है आपकी शिप को ट्रैवल करने के लिए, फास्टर ट्रैवल में, शिप ट्रैवल फास्टर। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी जो पोर्तुगीज़ थे वो विद द हेल्प ऑफ आपकी कैनरी करंट की हेल्प से वो ट्रैवल करते थे। तो इससे आप देखोगे, इससे बेसिकली होता क्या है, इससे एक तो आपका फ्यूल सेव होता है एंड साथ ही साथ टाइम की भी सेविंग होती है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, वहीं ये तो हो गई बात, तीनों हम लोग देख लिए, क्या क्या देख लिए, एक तो इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल क्लाइमेट, इन्फ्लुएंस ऑन फिशिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑन नेविगेशन। तो ये हमारा एक तरह से पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब बस हमें लास्ट में करना क्या है, एक हमें लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो आप, जो ओशियन करंट के बारे में पढ़ रहे हो उनकी आप सिग्निफिकेंस लिख दो। जैसे, ठीक है, जैसे आप क्या लिख सकते हो, जो ओशियन करंट है विच आर शेप्ड बाई, ओशियन करंट विच आर शेप्ड बाई, ऐसे आप शॉर्ट में लिख लेना, अपने तरफ से भी आप कुछ भी लिख सकते हो, विच आर शेप्ड बाई विंड, अर्थ रोटेशन, salinity, temperature, plays a crucial role in shaping global climate, and supporting marine ecosystem, shaping global climate and marine ecosystem। तो ये इनके क्या हो गई, सिग्निफिकेंस हो गई, यही आपकी कंक्लूजन हो गई। इस तरीके से हमने पूरे पहले आंसर को, पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था उसको बहुत डिटेल में हमने देखा, बहुत अच्छे से समझा। ये तो हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत स्लोली चल रहे हैं, बहुत अच्छे से करके आपको दिखा रहे हैं, कोई भी तरीके का आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अकाउंट्स फॉर वेरिएशन इन ओशियनिक सैलिनिटी। मतलब हम लोग को जो ओशियनिक सैलिनिटी होती है उसमें वेरिएशन किस किस कारण से होती है, सबसे पहले तो वो बताना है। एंड देन डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। ये सेम फिर से आप देखोगे, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपसे 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वली वेटेज आपको देना है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको अब डील करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपसे ओशियनिक सैलिनिटी के वेरिएशन के बारे में पूछ रहा है, आप क्या करोगे, सबसे पहले सेम इंट्रो दोगे आप, जिसमें आप ओशियनिक सैलिनिटी से रिलेटेड बातें करोगे, ओशियनिक सैलिनिटी से रिलेटेड बातें कर लोगे। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, किस किस कारण से वेरिएशन होता है वो आप बता दोगे। अगर आपके पास कोई डायग्राम सपोर्ट के लिए है वो आप दिखा देना, ठीक है। वेरिएशन किस किस कारण से होता है, आप 4 to 5 पॉइंट मिनोमिक्स के हेल्प से, अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, उसे आप देख लेना। एंड देन उसी के अंदर बॉडी के अंदर ही इसकी मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट को आप बताओगे, इसमें भी 4 to 5 पॉइंट्स, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। एंड देन उसके बाद ओशियनिक सैलिनिटी का आप सिग्निफिकेंस, ओशियनिक सैलिनिटी का आप सिग्निफिकेंस कंक्लूजन में बता दोगे। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बहुत ब्यूटीफाई होके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, ओशियनिक सैलिनिटी मतलब सैलिनिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन दे दोगे 2 लाइन में। उसमें आप लिख क्या दोगे, आप सपोज ये लिख दो आप कि ओशियनिक सैलिनिटी होती क्या है। सैलिनिटी बेसिकली रेफर्स टू, सैलिनिटी इन द ओशियन refers to total amount of dissolved salts in sea water। इसे ही आप क्या कह रहे हो, सैलिनिटी कह रहे हो, ओशियनिक सैलिनिटी कह रहे हो। एंड इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब ये अब काउंट किस में होता है, इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर 1000, PPT, पार्ट्स पर 1000। इसे हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एक इंट्रो के पार्ट, डेफिनेशन के पार्ट। अब हम लोग देखते हैं क्या सेकंड पार्ट इसमें हमारा क्या है, क्या क्या वेरिएशन होती है ओशियनिक सैलिनिटी में, कैसे कैसे ये डिफाइंड होती है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनोमिक्स के हेल्प से इस पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अब इसे देखते हैं हम लोग। देखो मिनोमिक्स आपके लिए बस चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा है। अगर आपको पॉइंट पता है, मिनोमिक्स अगर सिर्फ आप पॉइंट याद कर लोगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ये भी हमारे साइट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। देखो रीजन्स फॉर द वेरिएशन ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी, ये हमारा इसके अंदर का सेकंड पार्ट था। अब इसको देखो आप, मिनोमिक्स टर्म कितना ईजी है हमारा, सैलिनिटी। सैलिनिटी के बारे में बात करें, वेरिएशन का टर्म भी आपका मिनोमिक्स भी है सैलिनिटी। एस स्टैंड्स फॉर सन हीट, एस ए फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन, एल फॉर लैटिट्यूड लोकेशन, I for ice melt and freezing, N for nearby river inflow, I for inland sea exchange, T for temperature variation, Y for year round wind pattern। ये बात हो गई हमारी मिनोमिक्स की। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एक एक करके डील करेंगे। वैसे ये चीज़ें मैंने आपको क्या क्या वेरिएशन होती है, ये अगर आप मेरी ओशियनोग्राफी के लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे ये सारी बातें बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। बस हम लोग यहाँ पे आंसर के फॉर्म में लिखना शुरू कर रहे हैं। एस स्टैंड फॉर, एस क्या स्टैंड कर रहा है आपका, एस स्टैंड फॉर सन हीट, दैट मीन्स इवापोरेशन। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन विच लीव्स बिहाइंड सॉल्ट इन द वाटर रेजिंग सैलिनिटी। देखो सन हीट से होता क्या है, ये आपका जो टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होगा वैसे वैसे आपकी इवापोरेशन भी हाई हो जाएगी। इवापोरेशन हाई हो जाएगी तो क्या होगा, जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंड देन आपकी सैलिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस पे भी आपका ये डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन। एटमॉस्फेरिक देख लो आप, प्रेसिपिटेशन इंट्रोड्यूस फ्रेश वाटर इनटू द ओशियन डाइल्यूटिंग इट्स सैलिनिटी। एरियाज विथ हायर रेनफॉल टेंड टू हैव लोअर सैलिनिटी लेवल्स। ठीक है, सेकंड आपने क्या देख लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड बातें। जैसे इसमें आपने क्या देखा, प्रेसिपिटेशन इंड्यूस्ड फ्रेश वाटर इन दी ओशियन। प्रेसिपिटेशन से क्या होता है आपका, एक तो रेनफॉल होगा तो वो क्या करेगा, आपका फ्रेश वाटर क्रिएट करता है ओशियन में। उससे क्या होगा, जो आपकी सैलिनिटी होगी वो डेफिनेटली रिड्यूस होगी। ठीक है, एरियाज विथ हायर रेनफॉल टेंड टू हैव लोअर सैलिनिटी लेवल। इसका इन्वर्सली क्या हो जाएगा, जिस एरिया में रेनफॉल कम होगा दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन कम होगा, वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगा। तो ये आप सेकंड पॉइंट याद रख सकते हो। थर्ड क्या हो गई, लैटिट्यूड लोकेशन, इस पे भी डिपेंड करता है आपका सैलिनिटी। ओशियंस एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस वेरिंग लेवल ऑफ सोलर हीटिंग, इवापोरेशन एंड फ्रेश वाटर इनपुट्स ऑल अफेक्टिंग सैलिनिटी। ठीक है, लैटिट्यूड से आपका क्या हो सकता है, एक तो आपकी सोलर हीटिंग डिपेंड करती है उससे,
इवापोरेशन डिपेंड करता है एंड फ्रेश वाटर इनपुट डिपेंड करता है, और ये सारी आपकी जो सैलिनिटी है उसको अफेक्ट करती है। वहीं फोर्थ आपका आइस मेल्ट एंड फ्रीजिंग है, ये पॉइंट ऊपर भी देखा था आपने। व्हेन सॉल्ट इज इजेक्टेड इन द ओशियन एज सी आइस फॉर्म्स द वाटर सैलिनिटी इंक्रीजेज बिकॉज सॉल्ट वाटर इज हैवियर, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेज एंड द वाटर सिंक्स। व्हेन आइस मेल्ट्स फ्रेश वाटर इज एडेड टू द ओशियन डिक्रीजिंग सैलिनिटी। जैसे जैसे आइस अगर मेल्ट होगी तो आपकी सैलिनिटी को रिड्यूस करती है, लेकिन अगर आइस अगर फ्रोजन फॉर्म में होगी तो वो क्या करेगी, आपकी सैलिनिटी को इंक्रीज कर देती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हो। ये हो गई चौथा पॉइंट। फिफ्थ देख लो आप, नियर बाई रिवर इनफ्लो। जितना रिवर इनफ्लो होगा तो वो क्या करेगा, आपका फ्रेश वाटर साथ में लेके आएगा। फ्रेश वाटर साथ में लेके आएगा तो वो आपकी सैलिनिटी को रिड्यूस कर देगी। रिवर्स कैरी फ्रेश वाटर इनटू द ओशियन लोअरिंग सैलिनिटी लेवल्स स्पेशली नियर कोस्ट लाइन एंड एस्चुरीज। तो ये बात हो गई आपकी नियर बाई रिवर इनफ्लो से रिलेटेड। वहीं इनलैंड सी एक्सचेंज देख सकते हो आप, द एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन इनलैंड सीज एंड ओपन ओशियन अफेक्ट सैलिनिटी particularly in enclosed sea with higher evaporation and little fresh water input। तो ये पॉइंट भी आप देख सकते हो। वहीं कुछ और भी देख सकते हो, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन हो गई, ईयर राउंड विंड पैटर्न्स हो गई। आप बस लेकिन बस 4-5 पॉइंट जो पहला है सैलिनिटी के वेरिएशन रिलेटेड उसे आप देख लो, उससे आपका काम हो जाएगा। इतना पॉइंट आप बस ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी फर्स्ट पार्ट। अब इसमें अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट देखो आपसे पूछ क्या रहा है, डिस्कस इट्स मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। अब मतलब इसका जो ओशियनिक सैलिनिटी है उसका अफेक्ट, मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट क्या हो रहा है, अब हम लोग वो मिनोमिक्स की हेल्प से उसे जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। अगर आप देखो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट के बारे में बात करोगे, हमारा क्या है सेकेंड पार्ट इसका, मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट ऑन ओशियन सैलिनिटी। इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, मिनोमिक्स याद कर सकते हो। सोडियम क्लोराइड, ये हो गई इसकी मिनोमिक्स। इसमें बस आप कुछ नहीं करना, 4 से 5 याद कर लेना, दैट्स इट। एस स्टैंड फॉर स्पीसीज एडेप्टेशन। स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट ओशियन रीजन हैव इवॉल्व्ड वेरियस एडेप्टेशन to cope with the salinity levels of their environments. Some species thrive in higher salinity area while others are adapted to lower salinity levels। ठीक है, तो ये क्या हो गई स्पीसीज एडेप्टेशन। वहीं O stands for osmoregulation in marine organism. Marine organisms regulate their internal salt and water balance to survive in environments with varying salinity levels. दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सेलुलर फंक्शंस। तो ये हो गई हमारी सेकेंड पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। वहीं थर्ड क्या होगी, डेंसिटी ड्रिवन करंट। सैलिनिटी अलॉन्ग विथ टेम्परेचर अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सी वाटर ड्राइविंग द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट्स दैट आर क्रूशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड न्यूट्रिएंट अराउंड द ग्लोब। तो ये बात हो गई हमारी थर्ड। फोर्थ क्या हो गई, इम्पैक्ट ऑन कोस्टल एग्रीकल्चर। कोस्टल एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट होता है वो देख लेते हैं। चेंजेस इन ओशियन सैलिनिटी कैन इन्फ्लुएंस कोस्टल एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली थ्रू द इंट्रूजन ऑफ सलाइन वाटर इनटू फ्रेश वाटर सिस्टम विच कैन अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स एंड सॉइल हेल्थ। ये हो गई हमारी कोस्टल एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। फोर्थ क्या हो गई, फिफ्थ नेक्स्ट, अपवेलिंग एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मरीन बायोडाइवर्सिटी पे क्या इंपैक्ट है एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस पे क्या इंपैक्ट है। इसे भी आप एक बार खुद से भी देख सकते हो। और भी बहुत सारी पॉइंट है, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, लार्वल डेवलपमेंट, ओशियन सॉल्यूशन चेंजेस, रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ स्पीसीज, इंटरेक्शन विथ एसिडिफिकेशन, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। तो ये सब पॉइंट भी आप देख सकते हो। बस अगर आप 4 पॉइंट भी याद कर लो, मैक्सिमम 5, तो आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा आप ध्यान रख भी नहीं पाओगे और उससे ज़्यादा आई थिंक नीड भी नहीं है। तो ये आपका एक तरह से सेकंड आंसर भी कंप्लीट होता है। अब फिर इसके कंक्लूजन में आप सैलिनिटी से रिलेटेड सिग्निफिकेंस लिख लेना। इनकी जो सिग्निफिकेंस होगी, पॉजिटिव निगेटिव जो भी होंगी, जो भी आप समझ रहे होगे, बस उनको आप लिख लेना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, सेकंड आंसर को भी विद द हेल्प ऑफ निमोनिक डील कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ स्प्रेडिंग डेड
जोन्स ऑन मरीन इकोसिस्टम। किसकी बात हो रही है? डेड जोन से रिलेटेड बातें हो रही है। इसकी बातें वैसे हमने बहुत डिटेल में किया था, अब फिर से यहाँ पे अब आंसर के फॉर्म में देखना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले क्या कर रहे हैं हम, ये सब जितने भी हैं उनको अब हम लोग रब कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका अब कोई ऐसा यूज़ नहीं है। आपने, उम्मीद करता हूँ ये आप चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करोगे आप? इसमें देखो, सबसे पहले क्या करोगे, आपकी जो डेड जोन्स है उसकी आप क्या करोगे, डेफिनेशन दे दोगे। यही आपका इंट्रो का पार्ट हो जाएगा। एंड देन इससे रिलेटेड अगर कोई फ्लो चार्ट आप बना सकते हो तो वो बना दो। कुछ डायग्राम भी आप हेल्प ले सकते हो, आप देख लेना, आप कोई डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन उससे इंपॉर्टेंट, अब इसमें इंपॉर्टेंट हमारी फैक्ट क्या होगी, वो होगी कंसिक्वेंसेस। आपको दिखाना जो डेड जोन्स होती है, जो मरीन इकोसिस्टम में होती है, अगर वो प्रिवेल कर रही है तो उसकी क्या क्या आप कंसिक्वेंसेस, परिणाम देख सकते हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये जो मैंने आपको इसके पहले की जो लेक्चर ली थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया था। आप वो लेक्चर को एक बार देखना और उससे समझने की कोशिश करना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन को, देखते हैं इसको डील कैसे करेंगे। इसमें देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, डेड जोन का आप इंट्रो दे दो। अब डेड जोन में आप लिखोगे क्या? डेड जोन होती क्या है? डेड जोन्स, इसको आप और क्या कहते हो? ऑल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हो आप? मैंने आपको बताया था हाइपोक्सिक जोन। हाइपोक्सिक जोन, हाइपोक्सिक जोन जो बोलते क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन की जो लेवल होती है वो मिनिमल होती है, ऑक्सीजन की लेवल नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, डेड जोन्स ऑल्सो नोन एज हाइपोक्सिक जोन आर एरियाज इन ओशियन, आर एरियाज इन ओशियन and large lakes where oxygen level become so low that most marine life cannot survive। तो ये क्या हो गई आपकी, एक तरह से इंट्रो हो गई डेड जोन से रिलेटेड। ये आप लिख लो, ये मैंने बताया भी है, वहां से भी आप देख सकते हो। अब हम लोग इसको डील करेंगे, कंसिक्वेंसेस के ऊपर आएंगे। कंसिक्वेंसेस में हम लोग क्या करेंगे, मिनोमिक्स की हेल्प लेने वाले हैं। इसमें हम लोग मिनोमिक्स की हेल्प से देख लेंगे कि इसमें आप क्या क्या इसकी कंसिक्वेंसेस होती है। वैसे मैंने कुछ पॉइंट आपको जब मैं पढ़ा रहा था उस समय भी बताया था। चलिए अब मिनोमिक्स की हेल्प लेते हैं और देखते हैं डेड जोन की क्या क्या कंसिक्वेंसेस होती है। चलिए ये देख लो, ये हो गया हमारा टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन्स इन मरीन इकोसिस्टम। इसके लिए आप देखो मिनोमिक्स यूज कर सकते हो, लोअर ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की लेवल होती है वो तो मिनिमल होती है। L फॉर लॉस ऑफ मरीन लाइफ, O फॉर ओशियनिक फूड वेब, W फॉर वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन, E फॉर इकोनॉमिक लॉसेज इन फिशरीज, R फॉर रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल। हमें देखो करना क्या है, हमें बस 5 to 6 पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। चलो एक एक करके देखते हैं। L फॉर लॉस ऑफ मरीन लाइफ, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे देखो कुछ मैं क्या करता हूं, कुछ कंसिक्वेंसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था, लेक्चर चल रही थी हमारी ओशियोनोग्राफी की, वहां पे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करता हूं, उसे लिख देता हूं, वो आप एक बार खुद से भी देख सकते हो। कंसिक्वेंसेस जैसे पहला हमारा क्या था, लॉस ऑफ मरीन लाइफ, ये मैंने आपको पढ़ाया था, लॉस ऑफ मरीन लाइफ। इसमें बेसिकली जो डेड जोन्स जो होती है वो एक तरह से देखा जाए तो इकोलॉजिकल ग्रेवयार्ड होता है, इकोलॉजिकल ग्रेवयार्ड होता है। उसके बाद इकोनॉमिक भी डैमेज होती है, इकोनॉमिक डैमेज, जैसे आपकी फिशरीज भी डैमेज हो रही है, फिशरीज भी डैमेज हो रही है, एंड देन टूरिज्म भी डिक्लाइन हो रही है। तो ये सभी कुछ बातें हो सकती है। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ को भी रिस्क होता है। कैसे, जो आप फूड जो कंज्यूम कर रहे हो, जो सी फूड है उसे आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें भी आप देखोगे कि उनकी कुछ जो मतलब जो डेड जोन है वहाँ पे जो कुछ आपको पॉल्यूटेंट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, वो कंज्यूम कौन कर रहा है, फिश कर रहे हैं। फिश को कंज्यूम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। तो इससे पब्लिक का जो हेल्थ है वो भी रिस्क पे आ जाएगा। पहला पॉइंट देख लो आप, लॉस ऑफ मरीन लाइफ। डेड जोन्स लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मरीन बायोडाइवर्सिटी। Low oxygen levels make it impossible for many marine species, particularly fish and bottom-dwelling organisms, to survive. O for oceanic food web disruption. The formation of dead zones disrupt the marine food web.
With the decline of primary consumers like fish, crabs, and shrimp, predators that rely on these species also suffer, leading to cascading effect throughout the ecosystem. ये बात हो गई O से रिलेटेड. W से water quality degradation. Dead zones are often associated with increased level of pollutants like nitrogen and phosphorus, which degrade water quality and cause algal blooms that deplete oxygen when they decompose. तो इससे आप W से ध्यान रख सकते हो. E से economic losses in fisheries, इसे भी आप देख सकते हो. S से reduced oxygen level. O से overgrowth of algae, इसे ही आप यूट्रोफिकेशन भी कहते हो. इसमें भी हमारी बातें ये सब हो चुकी थी. X से एक्सेलरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट. इससे क्या करो आप बस 5-6 पॉइंट ध्यान रख लो. उसके बाद क्या कर लेना आप बॉडी में ही कुछ एग्जांपल्स भी लिख देना. कुछ 3-4 एग्जांपल आप एक साथ कंक्लूड कर देना. जैसे पहला एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, इन गल्फ ऑफ मैक्सिको. गल्फ ऑफ मैक्सिको यहां पे क्या हुआ था आपका, ड्यू टू एग्रीकल्चर रन ऑफ, ड्यू टू एग्रीकल्चर रन ऑफ फ्रॉम मिसिसिपी रिवर. इससे यहां भी आपको देखने को मिलेगा डेड जोन्स. मिसिसिपी रिवर से आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ हुआ था. वहां पे उसमें क्या होता है एग्रीकल्चर में, आप फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करते हो, उससे भी आपको डेड जोन क्रिएट होते हुए दिखा था. वहीं बाल्टिक सी में भी देखा था आपको. बाल्टिक सी में भी यहाँ क्या हुआ था, न्यूट्रिएंट पॉल्यूटेंट हुआ था. मतलब क्या हुआ था, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट बढ़ गया था. थर्ड क्या हो सकता है, ब्लैक सी. ब्लैक सी में भी देखने को मिला था. क्यों, ड्यू टू लिमिटेड सर्कुलेशन एंड हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट. यहां भी आपको डेड जोन क्रिएट होते हुए दिखा था. ये तो बात हो गई हमारी थर्ड क्वेश्चन की डेड जोन से रिलेटेड. अब उसके बाद क्या करोगे, ये देखो ये तो पूरी हमारी क्वेश्चन हो गई. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. देखो ये तो हो गई हमारी अब क्वेश्चन. कंसिक्वेंसेज हमने देख लिया, इंट्रो भी पढ़ लिया. अब कुछ अगर डायग्राम आपके पास है, फ्लो चार्ट है, वो आप दिखा दो. साथ ही साथ इसको आप फिर आप कंक्लूड कर दो, इसकी सिग्निफिकेंस बता दो. सिग्निफिकेंस क्या होगी, निगेटिव इंपैक्ट हो जाए. कैसे कैसे ये फिशरीज इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहा, टूरिज्म को डिस्टर्ब कर रहा. 2-4 एग्जांपल आप उसमें देख सकते हो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया. इससे आपका ये भी आंसर बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में कंप्लीट हो जाएगा, ब्यूटीफाई हो जाएगा. ये तो होगा हमारी थर्ड क्वेश्चन की बात. अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा, ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन क्या कह रहा, हाउ डू ओशियन करेंट्स एंड वाटर मासेस, यहां देखो दो टर्म है, ओशियन करंट भी है, वाटर मासेस भी है, डिफर इन देयर इंपैक्ट्स ऑन मरीन लाइफ एंड द कोस्टल इन्वायरमेंट. मतलब ये दोनों, सबसे पहले तो ये दोनों का डिफरेंसेस देखना, फिर ये दोनों कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं आपके मरीन लाइफ को एंड द कोस्टल इन्वायरमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल. तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन, सॉरी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उससे हम लोग डील करने वाले हैं. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, वाटर मासेस और ओशियन करंट से रिलेटेड है. तो देखो इसको आप आंसर कैसे लिखोगे, तो वो हम लोग अब एक थोड़ा सा पेज ऐड करके उसमें आपको बताने की कोशिश करते हैं. देखो इससे रिलेटेड तो आपके मिनोमिक्स नीचे अवेलेबल है. बस मैं एक आंसर आपको लिख के दिखा रहा हूं कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ गई जिसमें कि आपका ओशियन करंट और वाटर मासेस दोनों का इंपैक्ट आपके मरीन लाइफ कोस्टल इन्वायरमेंट पे पूछ रहा है, उसे डील कैसे करेंगे. देखो इसका सेम वही तरीका है. सबसे पहले क्या करोगे आप, इंट्रो दोगे एंड देन उसके बाद आप बॉडी लिखोगे. बॉडी में क्या लिखोगे, कैसे ओशियन करंट कर रहा, उसके बाद कैसे आपका वाटर मासेस कर रहा, ये हो गई. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों इसमें पहले हम लोग देख लेंगे कैसे ओशियन करंट आपका इफेक्ट कर रहा मरीन लाइफ और कोस्टल इन्वायरमेंट को, एंड देन कैसे आपका वाटर मासेस कर रहा, एंड देन इन दोनों की कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस बता देंगे. इससे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रो लिखते हैं इस क्वेश्चन का. मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं बकायदा. ठीक है, इंट्रो में क्या लिख लेंगे कि जो ओशियन करंट होती है, ओशियन करंट एंड वाटर मासेस होती है, WM वाटर मासेस, बोथ इन्फ्लुएंस द मरीन इकोसिस्टम. दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन बस दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, वही हम लोग को आंसर में बॉडी में लिखना है. बोथ इन्फ्लुएंस द मरीन इकोसिस्टम एंड कोस्टल zones but they do show in different ways. मतलब तरीका अलग है. क्यों, बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक. तो ये तो बात हो गई आपकी इंट्रोडक्शन की. आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा.
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे बॉडी पे। तो बॉडी पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओशियन करंट की, क्योंकि अभी हम लोग सबसे पहले ओशियन करंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या रहेगा, ओशियन करंट। तो इनका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनका एक डेफिनेशन दे देंगे, ओशियन करंट होता क्या है। ओशियन करंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ओशियन करंट का आप यहां पे डेफिनेशन दे देना 2 लाइन के अंदर, बस ज्यादा नहीं, 2 लाइन के अंदर आप डेफिनेशन दे देना, मैंने पहले क्वेश्चन में वो कराया था। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका इंपैक्ट देखेंगे कि इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ क्या हो रहा, इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल इन्वायरमेंट, इन दोनों पे इनका क्या इंपैक्ट हो रहा, ठीक है। ये हम लोग अब देखने वाले हैं। तो अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो उसके लिए फिर से एक पेज ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल इन्वायरमेंट। देखो सबसे पहला जो इंपैक्ट है वो क्या है आपका, एक तो सबसे पहला इंपैक्ट है कि जो आपका ओशियन करंट होता है ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड अपवेलिंग। ये अपने फर्स्ट वाले जब मैंने आंसर करवाया था उसमें ये देखा होगा, जहां कोल्ड करंट होता है वहां पे जो न्यूट्रिएंट होता है वो उसका अपवेलिंग होता है, वो ऊपर की ओर आता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड अपवेलिंग। तो अपवेलिंग, अब इसमें क्या लिख सकते हो आप कि अपवेलिंग जोन्स ब्रिंग, ये क्या करती है, ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर फ्रॉम डीप सी टू दी सरफेस। ये बात वैसे आपसे हो चुकी है, डीप सी टू दी सरफेस, ये रोल किसका है, अपवेलिंग जोन्स का, ठीक है, टू दी सरफेस। वहीं ये हेल्प क्या करता है, ये आपके अपवेलिंग में हेल्प करता है, ये आपके प्लैंकटन ग्रोथ में हेल्प करता है। दिस प्रमोट्स प्लैंकटन ग्रोथ, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, जो आपका एक तरह से फूड चेन का बेस है, आपका बेस है। ये बात हो गई आपकी फर्स्ट पॉइंट, इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल इन्वायरमेंट। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, बिल्कुल डालना होगा। एग्जाम्पल आपके आंसर को हमेशा इन्हांस करता है, आप हमेशा ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। एग्जाम्पल आप ले लो हम्बोल्ट करंट की, जिसे आप पेरू करंट भी कहते हो। ये क्या कहता है, ये जिस एरिया में फ्लो होता है, ठीक है, वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में फ्लो होता है, सॉरी वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका में फ्लो होता है, वहां देखोगे आप कि जो वर्ल्ड फिशरीज का, जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फिशरीज जोन है वो वहीं है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशरीज जोन वहीं पे है आपका, फिशिंग जोन्स, ठीक है। ड्यू टू इंटेंस अपवेलिंग, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ हम्बोल्ट और पेरू करंट। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ये हो गई बात हमारी फर्स्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड अपवेलिंग से रिलेटेड। वहीं अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे, आप सेकंड क्या तरीका हो सकता है, सेकंड हो सकता है टेम्परेचर रेगुलेशन। दोनों करंट जो होती है वो आपकी टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है। ये बातें मैंने वैसे आपसे पहले भी कर रखी है, बहुत बार हो चुकी है ये बातें, बट फिर भी आप यहां पे देख लो, ठीक है। करंट क्या कहते, करंट जो है आपकी, करंट बेसिकली रेगुलेट्स, ये क्या करती है आपकी, रेगुलेट्स करती है वाटर टेम्परेचर को अलोंग कोस्ट लाइंस, अलोंग कोस्ट, ठीक है। ये अब साथ ही साथ ये किस चीज को लीड करती है, इट बेसिकली लीड्स टू स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब इसमें आप देख लो वार्म करंट क्या कर रही है, वार्म करंट जो है आपकी वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल आप गल्फ स्ट्रीम को ले लो, ये वैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ये क्या करती है, बेसिकली आपकी सपोर्ट करती है ट्रॉपिकल स्पीसीज को, सपोर्ट ट्रॉपिकल स्पीसीज को, ठीक है। वहीं अगर आप कोल्ड करंट की बात करोगे, कोल्ड करंट की, कुछ भी ले लो, हम्बोल्ट ले लो, पेरू ले लो, जो एक ही है, कैलिफोर्निया ले लो, ये सारे क्या हो गए, कोल्ड करंट हो गए। ये क्या करती है आपकी, लिमिट करती है कोरल ग्रोथ को। कोल्ड करंट क्या करती है, लिमिट करती है कोरल ग्रोथ को, बट उसी के साथ साथ ये सपोर्ट भी करती है आपकी कोल्ड वाटर फिशरीज को, कोल्ड वाटर फिशरीज को,
आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, वहीं अगर आप, ये तो हो गई बात आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन से रिलेटेड बातें। अब कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड बातें भी कर लेते हैं। थर्ड क्या हो जाएगी हमारी, ऑक्सीजन एंड लार्वा डिस्पर्सल। इसमें बेसिकली होता क्या है वो देख लो आप, ऑक्सीजन एंड लार्वे डिस्पर्सल, लार्वे डिस्पर्सल। इसमें देख लो बेसिकली है क्या, इसमें देखोगे आप कि जो करंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजन को। ठीक है, कुछ जुवेनाइल फिश हो गए, मतलब छोटे छोटे फिश हो गए, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है उनकी, उसमें कनेक्टिविटी को ये बढ़ाती है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे जो आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये क्या करती है आपकी, ये हेल्प करती है टू डिस्पर्स फिश के एक्स को अक्रॉस द अटलांटिक। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। तो ये हमने किससे रिलेटेड बातें कर ली, सारे ओशियन करंट से रिलेटेड बातें कर ली। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ओशियन करंट वाला। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं, सेकंड बातें कर लेते हैं। सेकंड क्या है, मतलब सेकंड है हमारा वाटर मासेस। आपको आंसर भी ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में लिखते चलना है, इससे आपका आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में हो जाएगा। अब देखो वाटर मासेस है, इसकी इंट्रोडक्शन, इसके बारे में मैंने वैसे पढ़ा रखा है, वैसे फिर भी आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लो कि ये होती क्या है वाटर मासेस। वाटर मासेस बेसिकली एक तरह से ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ओशियन वाटर है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ओशियन वाटर है विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड सैलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑफन फाउंड इन डीप ओशियन लेयर, ऑफन फाउंड इन डीप ओशियन लेयर। इसे ही क्या कह रहे हो आप, वाटर मासेस। क्या हो गई है आपकी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ओशियन वाटर विथ यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड सैलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफन फाउंड इन डीप ओशियन लेयर, इसे ही आप वाटर मासेस कह रहे हो। अब इसकी इंपैक्ट क्या हो सकती है, अगर आप इसकी इंपैक्ट की बात करोगे, आपकी मरीन लाइफ एंड कोस्टल पे क्या इंपैक्ट हो सकती है, तो सबसे पहला इंपैक्ट है वो है आपका डीप ओशियन इकोसिस्टम को ये इंपैक्ट करती है, डीप ओशियन इकोसिस्टम को ये इंपैक्ट करती है। अब अगर आप इसमें डीप ओशियन इकोसिस्टम के बारे में देखोगे, इसमें क्या है, जो आपकी जैसे सपोज इसके बारे में लिखना आपको, तो जो वाटर मासेस है, वाटर मासेस लाइक कोई भी एक एग्जांपल ले लो, लाइक अंटार्कटिक बॉटम वाटर। अब उनका इंपैक्ट क्या है, अंटार्कटिक बॉटम वाटर प्रोवाइड कोल्ड ऑक्सीजन रिच कंडीशन फॉर डीप ओशियन इकोसिस्टम। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा कि क्या इंपैक्ट हो रहा है डीप सी इकोसिस्टम में। ठीक है, वहीं अगर सेकंड बात करें, बी बात करें, तो सेकंड हो गया आपका क्लाइमेट बफरिंग एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस। इसमें देखोगे आप, जो आपकी वाटर मासेस है, वाटर मासेस वो आपकी स्टोर करती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, जो आपका इन्फ्लुएंस करता है लॉन्ग टर्म ओशियन केमिस्ट्री को एंड क्लाइमेट को। जो आपकी वाटर मासेस होती है, मैंने शॉर्ट में लिखा है वाटर मासेस, वो आपकी स्टोर करती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है। क्या स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट कर रही है आपकी, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी इन्फ्लुएंस किसको कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी लॉन्ग टर्म ओशियन केमिस्ट्री को, लॉन्ग टर्म ओशियन केमिस्ट्री एंड क्लाइमेट को। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो आप, जैसे नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर हो गई, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर। ठीक है, ये आपकी अफेक्ट करती है ग्लोबल क्लाइमेट एंड डीप सी कंडीशन को। ये हो गई दो बातें, ए एंड बी। अब अगर इसमें नेक्स्ट एक और पॉइंट हम लोग देख ले, नेक्स्ट हम लोग लास्ट देख लेते हैं एक और पॉइंट, तो वो हो जाएगी आपकी थर्ड सी पॉइंट,
वो होगी आपकी इन्फ्लुएंस ऑन थर्मोहलाइन कंडीशन। थर्मोहलाइन कंडीशन। अब थर्मोहलाइन कंडीशन के बारे में हम लोग थर्मोहलाइन के बारे में पढ़ा था। यहाँ बस आपको लिख देना है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। जो वाटर मासेज होती है वो क्या ड्राइव करती है, वो आपकी एक तरह से ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेशन के तौर पे काम करती है। ये क्या करती है आपकी, ये रेगुलेट करती है डीप सी न्यूट्रिएंट को, साथ ही साथ अफेक्ट करती है आपके सरफेस प्रोडक्टिविटी को, जो लॉन्ग टर्म प्रिवेल होता है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, इन्फ्लुएंस ऑन थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसके बाद बस आपको कंक्लूजन में कुछ पॉइंट इनके सिग्निफिकेंस लिख देना है, दोनों के सिग्निफिकेंस, ओशियन करंट के और वाटर मासेस के। जैसे जो आपकी ओशियन करंट होगी उनकी डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट होती है आपकी मरीन लाइफ पे। कैसे, वो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली कहाँ पे, आपके कोस्टल एरियाज में। वहीं जो वाटर मासेज हैं वो दूसरे साइड पे क्या करते हैं, ये एक तरह से एक स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म रोल प्ले करते हैं डीप सी इन्वायरमेंट को मॉडरेट करने के लिए, उनके इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ अर्थ के क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आप कुछ कंक्लूजन में ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। तो इसी के साथ ये पॉइंट भी, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। आप इससे भी एक बार खुद से आंसर लिख के जरूर कोशिश करना। आई होप ये चारों क्वेश्चन हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन आपकी बहुत डिटेल मैंने कराया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट। ये बहुत बारे में, ये क्लासेस में भी हुई है, अभी थोड़ी देर भी पहले ये सब बातें आपसे हुई है। व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये सेम ऐसे ही आपका 5+5 ऐसे ये भी चलेगा, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, 5th नंबर में, इसमें पहले हम लोग ओशियन करंट के बारे में डेफिनेशन दे देते हैं, वो आपके पास होगा, 2-3 बार हो चुकी है, वो आपके पास होगा। एंड देन इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डायग्राम है आप वो बना दो। एंड देन अब हम लोग क्या देखते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या करोगे आप कि इन्फ्लुएंस बता दोगे कि क्या क्या फोर्सेज है जो इन्फ्लुएंस करी आपकी ओशियन करंट को। इसको क्या करते हैं हम लोग, सेम वैसे ही एक पेज ऐड कर लेते हैं एंड आंसर की फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। आप देखो, सबसे पहले क्या दे दोगे आप, इंट्रो दे देना, जिसमें आप ओशियन करंट की डेफिनेशन दे देना, इसकी आप डेफिनेशन दे देना कि ओशियन करंट होती क्या है, कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप और डायग्राम बना देना। ये आपका खत्म हो गया। अब हम लोग बॉडी में क्या देखेंगे कि क्या क्या फोर्सेज हैं जो आपके इन्फ्लुएंस करते हैं ओशियन करंट को, इन्फ्लुएंस करते हैं ओशियन करंट को, और साथ ही साथ उसके इम्पैक्ट को देखेंगे कि फिशिंग पे उसकी क्या इम्पैक्ट होती है। यह हमारी पूरी इस क्वेश्चन को डील करने के तरीका रहेगा लास्ट में। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन देख लेंगे। इससे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इंटू देख लिया। अब हम लोग बॉडी में क्या देखेंगे, व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट। सबसे पहला क्या फोर्स है, वो है आपका विंड। विंड सबसे पहले इन्फ्लुएंस करता है आपके ओशियन करंट को। जैसे अगर आप बात करोगे विंड के बारे में कुछ लिखोगे तो इसमें क्या लिख सकते हो आप कि जो सरफेस करंट होती है, सरफेस करंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। सरफेस करंट्स आर प्राइमरीली ड्रिवन बाई, ये किससे ड्रिवन होती है आपने पढ़ा है, प्रिवेलिंग विंड। जैसे ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, प्राइमरीली ड्रिवन बाई प्रिवेलिंग विंड, जिसको आप परमानेंट विंड भी कह सकते हो। जैसे आप ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, प्रिवेलिंग विंड्स सच एज ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। ये तो हो गई वेस्टर्ली विंड से रिलेटेड बातें। अब इसके बाद क्या है, इसमें आप लिख सकते हो, ये तो विंड की आपने एक फोर्स बता दिया जिससे ड्रिवन हो रहा है आपका ओशियनिक जो करंट है। अब इसकी रोल क्या है आपकी, अगर फिशिंग में बात करें, रोल इन फिशिंग, इसमें इसका रोल क्या है वो आपको लिखना है, रोल इन फिशिंग। देखो जो विंड होता है, विंड जो होता है आपका, ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है आपका, विंड जो है ये इंड्यूस करता है ओशियनिक अपवेलिंग को, ओशियनिक अपवेलिंग को। ये किसको लीड करता है, ये आपका न्यूट्रिएंट रिच
जो ओशियन है उसकी वाटर को ये ऊपर ला देता है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू दी सरफेस। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्लैंकटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर प्लैंकटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो आपके फिश के पॉपुलेशन को इन्हांस करेगा, उसके पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करेगा। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हो वही हमबोल्ट पेरू वाला एग्जाम्पल, आप हमबोल्ट, इसी को आप पेरू करंट भी कहते हो, इसके बारे में आप लिख सकते हो। राइट, यहां तक आपका पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या हो सकती है, सेकंड क्या फोर्स होता है, वो होता है आपका कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस इफेक्ट। ठीक है, अब कोरियलिस इफेक्ट के बारे में देख लो, ये होता क्यों है, कॉज्ड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कैसे मूव करता है, इट डिफ्लेक्ट्स मूविंग वाटर, ये जो वाटर जो मूव होती है उसको ये डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिख दो, राइट हैंड साइड मूव करता है, कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है कहां पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। राइट, यहां तक चीजें आपकी क्लियर होगी। अब इसकी आप रोल देख लो कि फिशिंग में क्या रोल है इनकी, रोल इन फिशिंग। ये सारे पॉइंट बता रहे हैं, इसको आप इन्हांस करके आंसर के फॉर्म में जरूर लिखना, मैं आपको यहां पे कंटेंट दे रहा हूं। अब ये क्या करता है, इसके फिशिंग में क्या रोल है, ये एक तो देखो, सबसे पहले क्या है, डिफ्लेक्शन जो है वो आपका हेल्प करता है गायरेज एंड अपवेलिंग जोन्स को। जो डिफ्लेक्शन होता है बिकॉज ऑफ कोरियलिस इफेक्ट, वो आपके गायरेज एंड अपवेलिंग को, जो अपवेलिंग जोन्स होती है उसको हेल्प करता है। राइट, यहां तक चीजें आपकी क्लियर होगी। अब इससे क्या होगा, इससे जो आपकी न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन होगी, न्यूट्रिएंट की जो आपकी कंसंट्रेशन होगी, एंड साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होगी वो इन्हांस हो जाएगी। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होगी वो आपकी अब इन्हांस हो जाएगी। राइट, यहां तक चीजें आपकी क्लियर होगी। अब इसमें कुछ और पेज ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखोगे आप, ये तो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो गई। अब क्या करूं, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल दे दो इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, वेनेजुएला करंट। ठीक है, ये किधर होता है आपका, वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि वेनेजुएला करंट जो है ये भी आपका एक तरह से कोल्ड करंट ही है, ये प्रिवेल होता है। ठीक है, वो भी आपका एक मेजर फिशिंग ग्राउंड ही है। तो ये बात हो गई हमारी कोरियलिस इफेक्ट से रिलेटेड। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड फोर्स आपका क्या है, थर्ड फोर्स है जो हमारा, वो है हमारा टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। टेम्परेचर एंड, देखो ये सारी बातें आपसे मेरी हो चुकी है, क्लासेस में हुई है, अभी थोड़ी देर पहले भी हुई है, बस मैं आपको आंसर फ्रेम करके दिखा रहा हूं और इसके बाद एक पॉइंट आपको दे दूंगा, उससे 2-3 पॉइंट आप खुद से भी ऐड करते रहना। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। अब अगर आप देखोगे कि जो टेम्परेचर और सैलिनिटी में डिफरेंसेस होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो आपका डेंसिटी ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। मतलब डिफरेंसेस इन डेंसिटी, डेंसिटी ग्रेडियंट्स को वो क्रिएट करता है। ठीक है, वो किस चीज को लीड करता है, इट कॉज्ड वाटर टू मूव वर्टिकली, टू मूव वर्टिकली। दैट मीन्स डीप करंट को ये जनरेट करता है। राइट, यहां तक आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, इससे आप क्या देख रहे हो कि जो आपकी कोल्ड और जो सॉल्टी वाटर है वो क्या करेगी, कोल्ड है सॉल्टी है, मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये क्या करेगी आपकी सिंक कर जाएगी। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे जो आपकी वार्म वाटर है, जो लेस सॉल्टी वाटर है, वो क्या होगी, वो आपकी राइज कर जाएगी। राइट, यहां तक चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब इसका आप देख सकते हो कि इसकी फिशिंग में क्या रोल है, रोल कहां पे, फिशिंग में क्या इंपैक्ट करता है ये। तो देखो इसका रोल क्या है, ये एक आपका सबसे पहले जो टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंस है ये आपका थर्मोहलाइन सर्कुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये अगर थर्मोहलाइन सर्कुलेशन को सपोर्ट कर रहा है दैट मीन्स ये आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को सपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट
साइकिल को सपोर्ट कर रहा है एंड साथ ही साथ सपोर्ट कर रहा है आपके डीप सी इकोसिस्टम को। राइट, यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो अगर डीप सी इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को सपोर्ट कर रहा, तो ये ऑटोमेटिकली फिश के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ वो जो सरफेस प्रोडक्टिविटी होती है उसको ये स्टेबलाइज कर देगा। तो ये पॉइंट भी आपका, मैं उम्मीद करता हूँ थर्ड भी आपका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट एक देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दैट मीन्स टाइड्स का रोल। ये भी आपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, टाइड से रिलेटेड बातें भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अब टाइड का क्या रोल होता है, देखो सबसे पहले तो आप टाइड के बारे में लिख लो, क्योंकि जो आपका ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ किसके द्वारा होता है, मून एंड सन के द्वारा। तो कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। ये तो नॉर्मल बात हो गई, टाइड का कारण देख लिया आपने। ये जो टाइड होता है ये क्या जनरेट करता है, ये आपका टाइडल करंट जनरेट करता है, टाइडल करंट जनरेट करता है। स्पेशली किस एरिया में, जो एरिया आपका कोस्टल एरिया हो गया, साथ ही साथ वैसे एरिया जहाँ पे एस्चुराइन फॉर्म हो रहे हैं, वैसे एरिया में ये टाइडल करंट को जनरेट करता है। अब इसका रोल क्या हो गया फिशिंग में, फिशिंग में इसका क्या रोल हो गया, तो यहाँ पे ये इसका रोल जो है वो क्या है, यहाँ पे जो टाइडल जो करंट जो जनरेट हो रहा, टाइडल करंट जो आपका जनरेट हो रहा वो इन्फ्लुएंस करता है आपके फिश के माइग्रेशन को, फिश के माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा, ठीक है, साथ ही साथ उनके फीडिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। राइट, तो इससे आप एग्जांपल क्या लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल जैसे हो गई आपकी बे ऑफ फुंदी हो गई, यहाँ ये कहाँ पे आपका कनाडा में, ये भी एरिया देखोगे आप तो ये बहुत रिच फिशिंग ग्राउंड है, रिच फिशिंग ग्राउंड है बिकॉज ऑफ टाइडल इफेक्ट। तो ऐसे भी ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हो। आई होप ये चारों पॉइंट आपका क्लियर होगा, एक दो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको अब नेक्स्ट क्या करना है, बस इसमें आप कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर सकते हो, इसकी सिग्निफिकेंस बता सकते हो। जैसे सिग्निफिकेंस में आप क्या लिख सकते हो कि ये जो आपकी फोर्स होती है, जो आपने डिफरेंट फोर्सेस देखा, लाइक विंड देखा आपने, अर्थ रोटेशन देखा, सैलिनिटी के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ओशियन के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ये साथ साथ मरीन के प्रोडक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करती है। कैसे, उनकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को देखती है, साथ ही साथ वाटर टेम्परेचर को मॉडरेट करती है, हैबिटेट कंडीशन को जनरेट करती है। तो ऐसे आप इनकी सिग्निफिकेंस को पॉजिटिव वे में बता सकते हो। इस तरह से आपका ये भी आंसर कंक्लूड हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें भी आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने ये 5 क्वेश्चन देख लिया। अब आपके लिए नेक्स्ट टास्क क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो दोनों क्वेश्चन आपका, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिनोमिक्स में हमारी है। अगर आपके पास मिनोमिक्स की बुक है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास मिनोमिक्स की बुक नहीं है तो आप हमारी साइट से वो परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया इसे आप रिवाइज कर लो। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर 6th और 7th है, इसे आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, मिनोमिक्स की हेल्प लो, क्लासेस की मेरी हेल्प लो, उसमें ये सारी बातें हो चुकी है। आप आंसर फ्रेम करो और कमेंट बॉक्स में दो, हम लोग वो आंसर को जरूर चेक करेंगे, आपको फीडबैक देंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन जो मैंने करवाया ये आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गया। इसी के साथ हमारा जो पूरा ओशियोनोग्राफी था वो बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ हमने पढ़ा भी, हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया, ये सारी कंप्लीट हो चुकी है। 100% हमने अपना एफर्ट दिया है, आपने भी मैं उम्मीद करता हूं अपने तरफ से 100% एफर्ट जरूर दोगे इस लेक्चर में। हमारी ये क्लासेस यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन फ्यूचर सॉइल ज्योग्राफी के ऊपर से हम लोग डील करना शुरू करेंगे। तो चलिए, हमने अभी तक क्या देख लिया, ओशियोनोग्राफी हमारी कंप्लीट, पीवाईक्यू कंप्लीट, क्लाइमेटोलॉजी भी कंप्लीट हो गई, उससे रिलेटेड इंडियन क्लाइमेट के बारे में हमने बात कर लिया, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी देख लिया। तो चलिए यहीं क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम एंड अदर PCS मेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।